Alright, G. So now we'll be talking about the employment law. And remember one thing, that this employment law is important for the exam as well as the professional life. Reason क्या है इसकी प्रोफेशनल लाइफ मैंने क्यों यहाँ पे कहा है? तो देखिए, जब मैं आपको F4 जब हमने स्टार्ट किया था, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको पहले दिन एक बात बताई थी कि F4 का मकसद जो है वो आपको लॉयर बनाना नहीं है, बल्कि आपको एजुकेट करना है रिगार्डिंग द लीगल स्टफ, रिगार्डिंग द लीगल टर्मिनोलॉजीज एंड वो चीज़ें जो कि आपकी डेली लाइफ का पार्ट बनती हैं। अब जब आप प्रोफेशनल होते हैं तो जाहिर बात है आप एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, या यू आर गोइंग टू बी एम्प्लॉय ऑफ समवन, या आप एम्प्लॉयर होंगे तो आप लोगों को अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर करेंगे। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लॉ, बोथ अगर आप एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं या यू आर गोइंग टू बी एन एम्प्लॉयर, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लॉ। अच्छा, अगर अब ये बात जहन में आ रही है कि यार व्हेन यू गो समवेयर फॉर द एम्प्लॉयमेंट, तो आप अपने एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है? तो अब कॉन्ट्रैक्ट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम एम्प्लॉयमेंट लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक जनरल कुछ बातें डिस्कस कर ली थी कि यार ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होती है, वो यहाँ पर भी होगी, जाहिर बात है, कॉन्ट्रैक्ट जो कि हुआ। इसी तरीके से कंसिडरेशन भी होगी, इसी तरीके से इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन भी होगी। वो सारी चीजें अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अभी जो चीजें हम डिस्कस करने जाएंगे वो पर्टिकुलरली रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट से। सो दैट इज व्हाई वी आर हैविंग अ सेपरेट लॉ which is the employment law. So again, it is very important for the exam as well as your professional life. All right. So जो सबसे पहले चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, that is the difference between a contract of service and a contract for service. देखिए, मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देता हूँ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, और ये पूरे चैप्टर के अंदर हम लेकर चलेंगे। एंड इस एम्प्लॉयमेंट लॉ के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है, सबसे पहले कि आपको फर्क पता होना चाहिए बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। देखें, आपने जब टॉर्ट वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे आपने एक टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था विकेरियस लायबिलिटी। अगर आप लोगों को याद हो, विकेरियस लायबिलिटी हमने एक टर्म पढ़ी थी। विकेरियस लायबिलिटी हमने कहा था कि क्या होता है कि किसी की एक्शन की वजह से कोई और रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ सर्वेंट, प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ द एजेंट, ठीक है? इसी तरीके से एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ द एम्प्लॉई। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉई जो है वो गलत एक्ट करता है, तो आप एम्प्लॉयर को सू करते हैं, ठीक है? अब होता ये है कि इस सू वाले कॉन्टेक्स्ट में को भी देख लें, अगर मेनली मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता कोई बंदा हॉस्पिटल जाता है, और हॉस्पिटल के अंदर वहां पे उसको जनाब मिस ट्रीट किया जाता है या मिस हैंडल किया जाता है उसके केस को, और एज अ रिजल्ट खुदा न खास्ता उसकी कोई डेथ हो जाती है या उसके मसाइल बढ़ जाते हैं, तो वो क्या करेगा? वो हॉस्पिटल को सू कर देगा कि देखिए, मैं हॉस्पिटल गया और इन्होंने मेरे केस को जो है ना वो मिस हैंडल किया, मेरे केस को मिस ट्रीट किया, ठीक है, और मुझे सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। एज अ रिजल्ट आई एम सुइंग देम फॉर द डैमेजेस। तो जब आप हॉस्पिटल को सू करेंगे तो हॉस्पिटल कहेगा देखिए, आपको एक पर्टिकुलर डॉक्टर ने मिसट्रीट किया, तो आप उसको सू करें। आप कहेंगे यार देखो, वो तो आपका एम्प्लॉई है। दे विल बी सेइंग कि नहीं जी, वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि हमारा तो उसके साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, यानी ही इज जस्ट पेइंग रेंट ओवर हेयर, अदरवाइज वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है। अब आपको बड़ी ये अजीब बात लगेगी कि यार ये कैसी है? यस, इस तरह होता है। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं और हॉस्पिटल में जाकर आप जो है वो कहते हैं कि जी मैंने जो है ना इस चीज का चेकअप कराना है, आप एक पर्टिकुलर फी पे करते हैं उनके, जहाँ पे उनका जो है ना वो काउंटर होता है, एंड देन वो आपको डॉक्टर एलोकेट कर देते हैं, आप वहां पे जाके अपना इलाज करा देते हैं। ये सारा कॉन्टेक्ट ये शो कर रहा है कि यार आप हॉस्पिटल में गए, आपने हॉस्पिटल को पे किया, हॉस्पिटल ने आपको डॉक्टर एलोकेट किया। लेकिन पिछले दिनों भी मैं एक हॉस्पिटल में गया, वहां पे मैंने देखा कि यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, 9 to 5 वहां पर जो है वो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स होते हैं, और 5 o'clock के बाद सेम हॉस्पिटल के अंदर जो है
सेम डॉक्टर्स या डिफरेंट डॉक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को यूज करते हुए प्राइवेटली जो है वो आपको ट्रीट करते हैं सेम हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। अब अगर आप आफ्टर 5 उनको विजिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पे क्या है, आपके पास बाहर उन्होंने नेम प्लेट्स लगाई होती हैं डॉक्टर्स की। हर क्या कहते हैं, रूम के बाहर उनका एक डेस्क लगा होता है जिसमें उन्होंने अपना एक बंदा बिठाया हुआ होता है। वो आपसे पर्टिकुलर डॉक्टर के केस पैसे ले लेते हैं और आप जाके चेक करवा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अब अगर खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पे डॉक्टर किसी को मिस हैंडल करेगा या मिस ट्रीट करेगा, तो वहां पे वो डॉक्टर आपको अपनी पर्सनल कैपेसिटी में डील कर रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर डॉक्टर को सू करेंगे, ना कि जो है वो आप पूरे हॉस्पिटल को सू करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से आपको ये चीजें डेली लाइफ में देखने को मिलेंगी कि यार एक बिजनेस के साथ बहुत सारे लोग ऐसे अटैच हैं जो कि उनके एम्प्लॉयज हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी अटैच हैं जिनके साथ उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको इसकी एक मजीद एग्जांपल देता हूँ। मैं एक टेलर के पास पिछले दिनों गया, मैंने अपने कपड़े स्टिच कराने थे। सो वो टेलर की जो शॉप थी वहाँ पे उसने बहुत सारे लोगों को बिठाया हुआ था जिनके पास मशीन्स थी, और ये जो मेन इनका एंटरप्रेन्योर था जो कि ऑनर था, वो क्या कर रहा था कि वो कपड़े कटिंग कर करके वो जनाब पीछे जितने भी लोग उसके सबऑर्डिनेट्स बैठे हुए थे, जो उसके एम्प्लॉइज बैठे हुए थे, उनको दे रहा था और उनको बता रहा था कि ये ऐसे स्टिच करना है, ये ऐसे स्टिच करना है, ये ऐसे स्टिच करना है। और किसी को डांट भी रहा था, कल तुम क्यों नहीं आए थे, किसी को ये भी कह रहा था कि तुम जो है ना वो जल्दी चले जाते हो, तुम अभी फारिग बैठे हुए हो, काम करो। तो साफ जाहिर हो रहा था कि यार जिन लोगों पर ये हुक्म चला रहा है या जिन लोगों को ये बता रहा है इतने बजे आना है, कल से इस तरह काम करो, उस तरह काम करो, ये सब लोग इसके एम्प्लॉइज हैं। इतने में जनाब उसी दुकान पे एक और बंदा आता है और वो आगे कहता है कि हाँ भाई आज कितने सूट हैं। तो वो कहता है कि यार इस तरह है कि आज 5 सूट हैं, ये ले जाओ, ये 5 सूट पकड़ो, ये ले जाओ और इस नाप पे कल जो है ना वो इस तरह सी कर ले आना। अब कहने का मकसद ये है कि अब ये जो बंदा आया है जिसने कहा कि हाँ भाई आज कितने सूट हैं, ही इज नॉट सिटिंग ओवर देयर, ही इज नॉट यूजिंग द मशीन्स ऑफ दैट बिजनेसमैन। वो आया, अब उसने सूट लिए, सिर्फ कटिंग भी कुछ नहीं हुई हुई उसकी, वो जाके कटिंग भी खुद करेगा, जस्ट उसने उसकी मेजरमेंट्स ली और वो जाएगा अपनी वर्क प्लेस पे बैठ के जनाब, अपने घर पे बैठ के अपनी मशीन को यूज करते हुए, अपने इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए, दिन में या रात में जब भी उसका टाइम मिलेगा, बस एक पर्टिकुलर डेट पे उसने काम करके पहुंचाना है। इसका मतलब है कि ये बंदा एम्प्लॉय नहीं है बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, कि इसके काम के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि ये काम करके लाना है, अदरवाइज ये इनका एम्प्लॉय नहीं है। सो बिजनेस के अंदर ये डेली बेसिस की प्रैक्टिसेस हैं कि कुछ लोगों के साथ आपकी डीलिंग एज एम्प्लॉई होती है और कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अब जरूरी क्यों है कि ये फर्क किया जाए वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ, अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर लेते हैं। So there is an important difference between a contract of service and contract for service. A contract of service is a contract between an employer and an employee in which the employee agrees to work in the service of the employer in return for benefits such as a wage or salary. A work with a contract of service is therefore an employee. So contract of service किसका रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का। A contract for service is a contract between two independent parties in which one party agrees to provide services in return for payment for those services. A contract for service is therefore provided to another party by the independent contractor, a self-employed person. So ये बात याद रखें कि यहाँ पे जो है वो दो इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं और ये यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो एक पर्टिकुलर बेनिफिट के अगेंस्ट काम परफॉर्म करेगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब ये है कि दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब ये है कि यार ये इंडिपेंडेंट पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है और ये सेल्फ एम्प्लॉय। अब हम डिस्कस करेंगे कि यार ये डिफरेंस आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है। देखो सबसे पहले तो इसलिए जरूरी है कि लॉ के अंदर एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड के राइट्स जो हैं वो डिफरेंट है। एम्प्लॉयज के राइट्स ज्यादा होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं,
तो उनके राइट्स उस तरह एम्प्लॉयमेंट के नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर मिनिमम गारंटेड वेज वाला लॉ भी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अक्सर लोग जो होते हैं ना वो इस चीज से बड़ा बचना भी चाहते हैं। या आप पहले पेट्रोल पंप्स पे जाते थे ना तो वहां पे ये लिखा होता था कि यहाँ पर जो है ना एम्प्लॉयज को जो है ना वो उजरत जो है ना वो डेली दी जाती है, यानी यहाँ पे वेजेस डेली पे की जाती है। अब वो क्या कर रहे होते हैं कि वो मिनिमम जो गारंटेड वेज वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना उससे बच रहे होते हैं। लॉ ने डिफाइन किया होता है कि 16,000, 17,000, 15,000 हर साल डिफरेंट होता है कि ये मिनिमम गारंटेड वेज है। अगर आप इससे कम देंगे तो ये आप एम्प्लॉयमेंट लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो आपको सू कर दिया जाएगा। सू क्या कर दिया जाएगा, प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि बेसिकली आप वो एम्प्लॉयमेंट लॉ तो फिर वो स्टेट उसको देख रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको जो है ना वो ये कहा जाएगा कि आप जो है ना इसको एम्प्लॉय को या तो पे करें या फिर आपको हैवी फाइन्स और पेनल्टीज लगे। तो ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयज को हम डेली वेज देते हैं, और आर्ग्यू क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे कोई फिक्स एम्प्लॉयज है नहीं, हमारे पास जो है ना वो डेली लोग आ जाते हैं, और जिसने काम करना होता है उसको जो सीखा हुआ होता है वो डेली बेसिस पे या हफ्ते की बेसिस पे काम कर लेता है, तो मिनिमम गारंटेड वेज तो हमारे ऊपर अप्लाई ही नहीं होता। तो बंदा इनसे पूछे कि भाई अगर पर मंथ है तो फिर पर डे भी डिफाइंड होती है, ऐसा नहीं होता। सो एम्प्लॉयज होते हैं इनके राइट्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं लॉ के अंदर, मतलब उनमें जाहिर बात है उनका मिनिमम नोटिस पीरियड भी होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि यार एम्प्लॉयज को जब आपने रखना है और फिर उसके साथ कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, और फिर जब आप उसको निकालेंगे तो कितना आपको नोटिस देना है, विदाउट नोटिस निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये सारी चीजें। जिस तरह आप देखिए ना पाकिस्तान के अंदर तो मिसाल के तौर पे आप बॉस जो है उसका मूड खराब है, एम्प्लॉय लेट आया तो जनाब उसे कहता है कि बस कल से मत आना, बस यू आर डिसमिस्ड, यू आर फायर्ड, ठीक है। अच्छा वो कहेगा कि सर मैं नहीं नहीं बस अब कल से तुम मत आना, ठीक है, वो जनाब निकल जाएगा। यही चीज अगर आप डेवलप कंट्रीज की बात करेंगे तो क्या होगा कि आपको सू कर दिया जाएगा, आपको जाके सू कर देगा कि इसने अनफेयर डिसमिसल किया है। F1 में आपने ये चीज पढ़ी है, अनफेयर डिसमिसल। आप जाके सू कर देगा कि जी अनफेयर डिसमिसल है, इसने मुझे विदाउट नोटिस निकाला, भैया मुझे इस चीज के अगेंस्ट पे करेगा। तो जहां पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट लॉ और उसकी टर्म्स एप्लीकेबल होती हैं तो वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफी सिक्योर्ड होती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो विकेरियस लाइबिलिटी वाला है कि यार अगर एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप है तो आप एम्प्लॉयर पे केस करेंगे अगर कोई नेग्लिजेंस है एम्प्लॉय की तरफ से, लेकिन अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर आप एम्प्लॉयर पे केस नहीं कर सकते, फिर आप उस पर्टिकुलर पर्सन पर ही केस करें, ठीक है। इसी तरीके से एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता है अगर कोई भी रॉन्ग एक्ट करे एम्प्लॉई, अगेन वो विकेरियस लाइबिलिटी है, ठीक है। इनकम टैक्सेस भी डिफरेंट हैं, ये आप टैक्स के पेपर में जाके पढ़ेंगे। एम्प्लॉय के टैक्स डिडक्शंस डिफरेंट है और सेल्फ एम्प्लॉयड की टैक्स डिडक्शंस जो है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि आप कितनी टैक्स डिडक्शंस कर रहे हैं कि वो एम्प्लॉई है या सेल्फ एम्प्लॉयड। सो इसलिए वेरियस रीजन है कि क्यों पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। ऑलराइट, अब समटाइम्स ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, समटाइम्स ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि ये कैसे पता चलेगा कि एक बंदा एम्प्लॉय है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, समटाइम्स इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो कोर्ट के पास है जनाब तीन टेस्ट, उन तीन टेस्ट के थ्रू कोर्ट ये आइडेंटिफाई करेगी कि एक बंदा एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। फर्स्ट वन इज द कंट्रोल टेस्ट, सेकेंड वन इज द इंटीग्रेशन टेस्ट, और थर्ड वन इज द इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल टेस्ट, ठीक है। सो समटाइम्स इतना आसान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स आर प्लेइंग अराउंड। वो जनाब जब आप उन पे केस कर देते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो हमारा एम्प्लॉय है नहीं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो बचना चाह रहे होते हैं इन चीजों से। सो वहां पे ये आइडेंटिफाई करना है कोर्ट ने कि यार ये एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड। तो तीन टेस्ट दे आर गोइंग टू अप्लाई, कंट्रोल टेस्ट, integration test and economic reality test.
So occasionally there are disagreements about whether an individual has a contract of service, so he's an employee, or whether he has contract for service. For example, an individual might claim to be an employee with employment rights, whereas the other party claims that there is only a contract for service for a self-employed person. So कैसे पता चलेगा? सबसे पहला है हमारे पास कंट्रोल टेस्ट. देखिए अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं टेलर की शॉप पे गया, मैं देखा एक बंदा कहता तो कल तुम इतने बजे क्यों नहीं आए और तुम काम नहीं कर रहे, इस तरह काम करो, फारिग क्यों बैठे रहते हो, ठीक है. यहां से ये पता चल रहा है इन सारी बातों से कि दैट पर्सन इज एक्सर्टिंग हिज इन्फ्लुएंस ओवर दोज एम्प्लॉइज, ओवर दोज पर्संस, और ये कंट्रोल को जाहिर कर रहा है. कंट्रोल टेस्ट क्या होता है? डज द एम्प्लॉयर have control over the way in which the employee does his work. ये द वे के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? द वे के अंदर किस टाइम उस बंदे ने आना है, क्या ड्रेस कोड वो पहनेगा. मिसाल के तौर पे यू कैन स्पेसिफाई कि तुम यूनिफॉर्म पहन के आओगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल उसको कह दिया कि तुम इस टाइम आया करोगे, तुम इस जगह बैठा करोगे, ये काम तुमने पर्टिकुलर परफॉर्म करना है, किसी दूसरे काम को तुमने हाथ नहीं डालना, किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करना, डायरेक्टली जो है वो कस्टमर के साथ डीलिंग नहीं करनी. डज द एम्प्लॉयर हैव कंट्रोल ओवर द वे इन विच द एम्प्लॉय डज हिज वर्क. यानी अगर सारी चीजें एम्प्लॉयर डिसाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई वाला. The original test applied by the control was the control test. The test in this case was the amount of control that a person had over the other. A high degree of control indicates a master-servant type of relationship, and the court would assume that a contract of service existed between an employer and an employee. जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे द वे की जो बात हो रही है, इस वे में बहुत सारी चीजें आती हैं. इसमें आपकी टाइमिंग्स भी आ रही हैं कि किस टाइम वो जनाब ऑफिस में उन्होंने आना है, इसमें आपकी इसका ड्रेस कोड अगर डिसाइड हो रहा है, या फॉर एग्जांपल ये डिसाइड किया जा रहा है कि आप वर्क प्लेस आपकी क्या है, ठीक है, जो वर्क स्टाइल आपका क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सारी चीजें अगर एम्प्लॉयर डिसाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है. When the amount of control is small, the relationship is based on a contract for services between a self-employed person and a customer or client. When the amount of control is small, the relationship is based on a contract for service, यानी self-employed. अच्छा, अब आगे जाके हम ये जो सेकंड टेस्ट और फिर थर्ड टेस्ट पढ़ेंगे, भाई अगर कंट्रोल टेस्ट से बात ये साबित हो जाती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, तो फिर बाकी दो टेस्ट की क्या जरूरत है. देखिए मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ. आपने अक्सर देखा होगा कि जिस तरह आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज के गेट पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है. आप, मेरे ख्याल है कि आप सब लोगों को इस बात का अंदाजा होगा, और नहीं पता तो पता होना चाहिए कि ये जो अक्सर कंपनीज के बाहर, ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर ये जो गार्ड्स बैठे होते हैं, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉई नहीं होते. ये एम्प्लॉई होते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के, और सिक्योरिटीज एजेंसीज इनको डिप्लॉय करती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में. हाँ, कुछ इदारों के अपने भी गार्ड्स होते हैं, जाहिर बात है, जहाँ पर जो है ना वो सिक्योरिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है, ज्यादा कंसर्न होता है उन लोगों का, वहां पे उनके अपने एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है. लेकिन ये जो आजकल मेजरली सिस्टम चल रहा है ना, ये जो लोग हैं ये सिक्योरिटी कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं. इनका कॉलेज के साथ जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है. यानी सिक्योरिटी एजेंसी का जो कॉलेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है, यानी वो एक इंडिविजुअल को डिप्लॉय कर देते हैं एज सिक्योरिटी. अब मैं यहाँ पे ये बात क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? अब ये तो कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं सिक्योरिटी गार्ड कहाँ बैठेगा, कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की टाइमिंग्स क्या होंगी, क्योंकि वो कॉलेज के टाइमिंग्स के मुताबिक होंगी, ठीक है.
So यहाँ पे तो आपको ये नजर आ सकता है कि यार ये तो कॉलेज वाले इस पे या ऑर्गेनाइजेशन वाले इस पे तो कंट्रोल जो है वो इस पे एक्सर्ट कर रहे हैं, जबकि ये इनका एम्प्लॉय भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल टेस्ट जो है उससे ये बात सिर्फ साबित नहीं हो सकती कि वो रिलेशनशिप कौन सा है, आपको फर्दर भी जाना पड़ेगा। अब फर्दर जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इसमें एक केस डिस्कस करते हैं, वॉकर वर्सेस क्रिस्टल पैलेस फुटबॉल क्लब का। The court held in this case that a professional footballer was an employee of the football club. The reason the court reached this decision was that the football club has a large amount of control over the footballer in relation to his training, कि कितने बजे वो ट्रेनिंग अटेंड करने आएगा, कितने ओवर्स वो ट्रेनिंग करेगा, डिसिप्लिन क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं करेगा, ठीक है, एंड द वे इन विच ही वॉज पेड। तो वहां से ये साबित हुआ कि यार यहाँ पे कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। अब अगर कंट्रोल टेस्ट में कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से ये पर्टिकुलरली बात क्लियर नहीं हो रही कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, तो फर्दर एक और टेस्ट कोर्ट अप्लाई करेगी जिसका नाम है इंटेग्रेशन टेस्ट। इंटेग्रेशन टेस्ट, इंटेग्रेशन टेस्ट का सिंपली मतलब ये है कि जो एक्टिविटी वो पर्टिकुलर पर्सन परफॉर्म कर रहा है, क्या वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क है, तो फिर हम कहेंगे कि यार ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, अदरवाइज देखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। मिसाल के तौर, अगर आप किसी को ये कहें, मिसाल के तौर पर कोई मुझसे पूछे कि आप जो है वो कहाँ काम करते हैं, मैं कहूँ कि जी मैं स्कैन्स में काम करता हूँ, स्कैन से पढ़ाता हूँ। अब स्कैन्स का काम ही क्या है, स्कैन्स का काम है जी पर्टिकुलरली एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करना। मैं स्कैन से पढ़ाता हूँ तो लोग मुझे एज्यूम करेंगे अच्छा आप स्कैन्स में जॉब करते हैं, वो डायरेक्टली कहेंगे कि आप स्कैन्स में जॉब करते हैं, इसका मतलब है कि मैं स्कैन्स का एम्प्लॉय हूँ, बट हो सकता है कि मैं स्कैन्स में विजिटिंग पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो इंटेग्रल पार्ट और इंटेग्रल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उस बिजनेस की, यानी हॉस्पिटल का काम क्या होता है, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो डॉक्टर्स जो हैं वो उनका उनके उनका इंटेग्रल पार्ट है और इंटेग्रल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करें फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स की, फर्म ऑफ लॉयर्स की, तो वहां पे जो लॉयर्स होंगे वो उसकी इंटेग्रल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इंटेग्रल पार्ट है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप देखें कि आप स्कैन्स में एंटर हो और एक बंदा जो है वो क्या कर रहा है, वो लॉन को सेट कर रहा है, पौधे वगैरह लगा रहा है, एक बंदा जो है वो वॉल को पेंट कर रहा है, या एक बंदा जो है वो इलेक्ट्रिक कुछ उनका इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन है। अब आपको साफ पता चल जाएगा कि यार ये बंदा पेंट के लिए बुलाया गया है, इसी तरीके से ये लॉन वगैरह सेट करने के लिए बुलाया गया होगा, ये बिजली का काम करने के लिए बुलाया गया होगा, क्योंकि ये इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को क्लास में पढ़ाते हुए देख लें, कोई ऐसा बंदा जिसको आपने फर्स्ट टाइम कॉलेज में देखा और क्लास में वो पढ़ा रहा था, आप नीचे जाके पूछेंगे सर आपने कोई न्यू टीचर हायर किए, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो इंटेग्रल एक्टिविटी से लगेगा कोई न्यू एम्प्लॉई रखा है। So integration test focuses on the extent to which the person's work is integrated into the employer business as a whole. The more integrated it is, the more likely the person appointed is to be regarded as an employee. जितना मेन एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है, जितना ज्यादा उसकी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटेग्रेटेड है, उतना ज्यादा इस चीज का एविडेंस है कि वो वहां का एम्प्लॉई है। जितना ज्यादा वो जनरल काम परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा पता चलेगा कि यार ये जो है वो शायद एम्प्लॉय नहीं बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड। द इंटीग्रेशन टेस्ट, the test of integration is a test of the extent to which an individual is integrated into the business of his actually alleged employer. If the work done by the individual is the integral part of the business, the individual is an employee or contract of service. If the work is not integral to the business, the individual is self-employed.
with the contract of service. अब अगेन फिर वही बात आ जाती है कि यार ये जो मैंने बात की है आपसे कि हर टेस्ट की लिमिटेशन, अब इंटीग्रेशन टेस्ट की भी लिमिटेशन है। मिसाल के तौर पे अब मैं आपसे हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल के अंदर क्या एक्टिविटी परफॉर्म होती है? मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर बेतहाशा मशीन्स होती हैं, बेतहाशा मशीन्स होती हैं जो कि इस्तेमाल हो रही होती हैं। फिर हॉस्पिटल का अपना एक पावर सिस्टम होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हॉस्पिटल लाइट जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। अब उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने अपना एक टेक्निकल डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने अपने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कहीं की बिजली खराब होती है तो उनका अपना इलेक्ट्रिशियन है, जल्दी से आके ठीक कर देता है। कहीं पे कोई मशीन का वोल्टेज का फर्क आ रहा है तो जल्दी से आके जनाब उसकी वोल्टेज वगैरह चेक करके उसको फिक्स कर देता है। कहीं की कोई लाइट शाइट खराब होगी तो जाके जनाब उसको ठीक कर दिया। कहीं का एसी काम नहीं कर रहा तो उसको ठीक कर दिया। सेंट्रलाइज एसी होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उनको जनाब चेक करना। तो अब ये भी तो देखें, हॉस्पिटल की मेन एक्टिविटी नहीं है ना, मतलब हॉस्पिटल की मेन एक्टिविटी तो ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर कोई लाइट ठीक होगी तो इलेक्ट्रिशियन ने, खराब हुई तो इलेक्ट्रिशियन ने आकर ठीक कर दी। अब ये लाइट ठीक भी करना ये तो ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए कि ये ना हो कि कोई चीज़ खराब हो फिर हम लोगों को देखें बुलाएं, उस टाइम कोई अवेलेबल ना हो, हमें इनकन्वीनियंस हो, उन्होंने क्या किया हुआ कि उन्होंने अपने कुछ लोग हायर किए हुए जो कि उनके लिए टेक्निकल काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से ये जो प्रोक्यूरमेंट्स वगैरह होती हैं, परचेजेस होती हैं, आपको पता है कि ये हॉस्पिटल्स वगैरह, ये कॉलेजेस वगैरह, ये अपने प्रोक्यूरमेंट्स डिपार्टमेंट नहीं बनाते। इन्होंने प्रोक्यूरमेंट्स को आउटसोर्स किया होता है। वहां पर भी वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है। मिसाल के तौर पे कोई पर्टिकुलर चीज खरीदी तो उन कह देते हैं अपने जितने भी उनके वेंडर्स होते हैं उनको बता देते हैं कि यार ये हमें चीज रिक्वायर्ड है, आप काइंडली इसकी कोटेशन दे दें और फिर हम आपको बता देंगे हमें कितनी क्वांटिटी में चाहिए और कितनी ले आए। वो भी उनके एम्प्लॉयज नहीं होते बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो उनके लिए एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो इंटीग्रेशन टेस्ट भी अगेन यहां से भी आपको अगर 100% ये पता नहीं चलता कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो आप एक मजीद टेस्ट के लिए जाएंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट। बट उससे पहले एक केस देखते हैं। कैसिडी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जनाब केस है। अ फुल टाइम असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर at a hospital performed a surgical operation on a patient and did so negligently. The patient sued the Ministry of the Health as employer of the medical officer. The Ministry of Health argued that the medical officer was not an employee because it has no control over the way that he did his work. उन्होंने कहा ये तो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, हालांकि उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह ये काम परफॉर्म करता है ये अपने तरीके से करता है तो हमारा कंट्रोल इस पर नहीं है, हमारा एम्प्लॉय नहीं। The court held that in the circumstances, the proper test of the employment was not a test of control, but a test whether the ministry had appointed the individual and integrated him to the hospital organization. If the patient had made a choice of the surgeon, the ministry would not be liable as an employer. जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि वो आप जाए और आप अपनी मर्जी से डॉक्टर सेलेक्ट करें, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो सेल्फ एम्प्लॉय बैठे हुए हैं। However, the ministry had made a choice that the medical officer should perform the operation. Therefore, it was an employer and such was liable to the patient. उन्होंने ये डिसाइड किया कि कौन सा डॉक्टर ऑपरेट करेगा, क्या उस किस टाइम पे ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल टेस्ट नहीं था, तो इंटीग्रेशन टेस्ट था, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन की, हॉस्पिटल की मेन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, सर्जरीज कर रहा है जो कि हॉस्पिटल का मेन काम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट। इसको मल्टीपल टेस्ट क्यों कहते हैं कि इसमें हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, मल्टीपल टेस्ट अप्लाई करते हैं। हम ये देखते हैं मिसाल के तौर पे कि वो जो इंडिविजुअल है क्या वो अपने इक्विपमेंट्स यूज कर रहा है या एम्प्लॉयर के इक्विपमेंट्स यूज कर रहा है। जिस टाइम पे वो आता है वो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है या वो खुद डिसाइड करता है।
क्या वो अपना काम किसी को डेलीगेट कर सकता है या उसने अपना काम खुद ही परफॉर्म करना है? अब अगर आप देखें कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई एक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है और मेरी मर्जी में उसको जितने मर्जी बजे परफॉर्म करूं, उनको बस काम से गर्ज है, इसका मतलब ये है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। अगर मैं अपने इक्विपमेंट्स परफॉर्म कर रहा हूं, अपनी मशीन्स यूज कर रहा हूं, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट्स यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं काम जो है वो खुद परफॉर्म कर रहा हूँ, आई एम बाउंड कि मैंने काम खुद परफॉर्म करना है और मैं आगे किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता, ना किसी से हेल्प ले सकता हूँ, इसका मतलब ये कि मैं एम्प्लॉय हूँ, अदरवाइज मैं सेल्फ एम्प्लॉय। सो ये मल्टीपल टेस्ट देखे जाएंगे। वो मल्टीपल टेस्ट क्या क्या है? द रेगुलरिटी एंड मेथड ऑफ पेमेंट, क्या फिक्स पेमेंट की जाती है, हर महीने की जा रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क की जा रही है, काम है या नहीं है, इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होता तो उसको सिर्फ पर्टिकुलर काम के अगेंस्ट पे किया जाता। टूल्स एंड इक्विपमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन के यूज हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपने कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयड। रेगुलरिटी ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे आना है, पर्टिकुलर टाइम पे जाना है, और आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, और अगर काम है या नहीं है, आपने वहां पे बैठना है, तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस नहीं। Whether there are mutual obligation between the individual and the actual alleged employer. If the provider of work has an obligation to provide the work, and if the worker is under an obligation to accept it, it indicates employer-employee. ये म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस क्या होती है कि एम्प्लॉयर का काम है का वर्क प्रोवाइड करना, एम्प्लॉय का काम है उसको एक्सेप्ट करना। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में तो ऐसा नहीं होता। एबिलिटी टू डेलीगेट द वर्क, अगर आपको जो काम दिया गया है वो आपने खुद करना है और किसी को आगे फॉरवर्ड नहीं करना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। लेकिन अगर आपको एक काम मिला, आप आगे किसी को सबलेट कर दें, किसी और से कराएं, सबऑर्डिनेट से कराएं, तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेट करता है ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ओके जी, रेलिवेंट केस इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट का भी है। नेथर मेयर लिमिटेड वर्सेस गार्डनर। Two home workers were engaged by a company that manufactured trousers. It employed full-time staff in its factory, but also used a number of home workers and relied on their output. जैसा मैंने अभी आपको टेलर वाली एग्जांपल दी थी। The home workers worked part-time, sewing trouser flaps and pockets using machines that are provided by the company. ठीक है, घर पे बैठ के काम कर रहे हैं और कंपनी की दी हुई मशीन्स पे काम कर रहे हैं। There were no fixed hours of work and the workers were paid according to the work, यानी वो पीस बेस्ड उनके साथ काम किया जा रहा है, ओवर बेस्ड काम नहीं हो रहा। ठीक है जी, that they did and were not obliged to accept any particular quantity of work. Mrs. Gardner had worked in the factory as an employee until 1976, and in 1979 she began to do homework. 1976 तक वो फैक्ट्री में जाके काम परफॉर्म करती थी। Work was delivered to her and collected daily. In a period of 2 years, she worked for all but 5 weeks. The industrial tribunal found that Mrs. Gardner was engaged under a single contract of service. हालांकि अभी वो घर से काम परफॉर्म कर रही है। There had been a course of dealing over several years and mutual obligation had built up. Mutual obligation क्या है कि वो काम प्रोवाइड करेंगे और वो उसको इनकार नहीं करती और वो परफॉर्म करके दे देती है। The company had built up an obligation to provide a quantity of work and the home workers has built up an obligation to do when it was offered. ना वो काम प्रोवाइड करना बंद करते हैं, ना ही ये इनकार करते हैं। The minimum obligation to work which could not be reduced was the key factor in deciding the existence of contract of employment. Even अब वो घर से बैठ के काम कर रहे हैं, अब भी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, क्योंकि यहाँ पे दो इंडिकेटर्स थे,
ایک تو وہ کمپنی کی دی ہوئی مشینز پہ کام کر رہے تھے، اور یہاں پہ ایک میوچل obligation بلڈ ہو چکی ہے کہ وہ امپلائر کو کام پرووائڈ کیے جا رہا ہے اور وہ جناب ان کو فردر پرفارم کرتے جا رہے ہیں۔